हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बेटा आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 11 फिजिक्स का पहला चैप्टर भौतिक जगत। ठीक है बेटा। तो इस चैप्टर में टोटली समझने वाली चीज है कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं या हमारी भौतिकी के बारे में क्या होता है, क्योंकि इससे पहले तो हमने विज्ञान पढ़ी है। क्लास 10th में हमने क्या पढ़ा है? विज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान क्या होता है, चलो विज्ञान के बारे में बताएंगे हम। सबसे पहले हम भौतिक जगत के बारे में देखते हैं। भौतिक जगत, तो बेटा इस पूरे यूनिवर्स में दो प्रकार के जगत होते हैं, दो प्रकार के संसार होते हैं। एक आंतरिक संसार और एक बाहरी संसार। आंतरिक जगत और एक बाहरी जगत। आंतरिक जगत क्या होता है? आंतरिक जगत अपने अंदर का जगत होता है, जिसमें हमारी सोचने की क्षमता होती है, इंटेलिजेंसी होती है, हमारा व्यवहार डिपेंड होता है। ठीक है, ये सब हमारे आंतरिक जगत में होता है। और बाहरी जगत में होने वाली घटनाएं, जैसे हवा का चलना, सूर्य का निकलना, अंधेरा होना, रात होनी, अंधेरा होना, उजाला होना, ठीक है, तारों का टिमटिमाना, ठीक है, बारिश का होना, ये सब बाहरी जगत में होती है, भूकंप आना आदि। अब इस बाहरी जगत को हम अपने सेंसर द्वारा महसूस करते हैं। जैसे हवा चल रही है, हमसे टकरा रही है, तो हम किसके द्वारा इसको सेंस कर रहे हैं? स्किन के द्वारा। ठीक है, कोई गर्म है, ठंडा है, किसके द्वारा करते हैं? स्किन के द्वारा। हमारी आंख है, हम देख पाते हैं, हम ये बता सकते हैं कौन डार्क है कौन लाइट है। ठीक है बेटा, ये सेंस कौन करता है? हमारी आंख है। आई बात समझ में? अब आवाज है, हमारे कान द्वारा हमारे मस्तिष्क को पहुंचती है, हम अपने कानों से ही सुन पाते हैं। ये कान भी तो सेंस कर रहे हैं। नाक है, स्मेल बता सकती है, कहाँ अच्छी स्मेल आ रही है, कहाँ बुरी स्मेल आ रही है। जीभ है, टेस्ट बता सकती है, खट्टा मीठा नमक कैसा भी। तो इस बाहरी जगत को हम अपने आंतरिक जगत में अपने सेंसर द्वारा यूज करते हैं। ठीक है, महसूस करते हैं। क्लियर है बात? अब हम इस बाहरी जगत के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, बाहरी जगत में होने वाली घटनाएं ढेर सारी है, बहुत असंख्य घटनाएं, और इन्हीं घटनाओं को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो क्लास 10 में पढ़ा था विज्ञान, तो विज्ञान क्या है, और अब हम पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्लियर बात? यही पढ़ने वाले हैं कि जो हमने क्लास 10 में पढ़ा था, क्या वो इससे डिफरेंस है, डिफरेंट है, या फिर सेम ऐसा ही है? क्लियर है बात? ठीक है बेटा, चलो चलते हैं अब इस टॉपिक पर, भौतिक जगत। सबसे पहले हमने जो क्लास 10 में पढ़ा था वो था विज्ञान, और विज्ञान की परिभाषा क्या थी? सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान होता है। सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान होता है। कैसे होता है? जैसे देखो, छोटा बच्चा है, सबसे पहले क्या सीखेगा? 1 2 3 4 काउंटिंग सीखेगा, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करना सीखेगा। सीखेगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं होगा कि बच्चा है सबसे पहले उसे इक्वेशन सिखा दो फिर काउंटिंग सिखाओ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो एक क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान होता है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कोई भाषा सीख रहा है, सबसे पहले बोलना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, नहीं? तो ये क्रमबद्ध ज्ञान ही तो होता है, और इसी क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान वो है कि हमारे इस प्रकृति और इस प्रकृति के नियमों का अध्ययन करना, और वो भी कौन से तरीके से? सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन, क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। क्लियर है बात? भौतिक विज्ञान प्रकृति तथा इसके नियमों को सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से सीखना, लर्न करना, अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। यही चीज हम यहां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो भौतिक विज्ञान में क्या होता है। जैसे मान के चलो आप लोग अपने घर से निकले, स्कूल की तरफ गए, तो तुमने देखा रास्ते में एक नाला चल रहा है, नाला है, तुमने देखा कि वो नाला उत्तर से या पूर्व से पश्चिम की ओर बह रहा है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर। अब तुमने ये सोचा, तुमने देखा उसको कि यह नाला पूर्व से पश्चिम की ओर बह रहा है, तो हो सकता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर भी बह सकता है। या तुमने सोचा आज चलो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रहा है, कल पश्चिम से पूर्व की ओर बहेगा। लेकिन
तुम डेली अगर आ रहे हो, डेली देख रहे हो उसको, वो पूर्व से पश्चिम की ओर ही बह रहा है। तो ये क्या है? ये घटनाएं हैं, इस प्रकृति की घटनाएं, और हम इस भौतिक जगत में इन्हीं घटनाओं को देखते हैं और भौतिक विज्ञान के अंदर इन्हीं ऐसी ही घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं। क्लियर है बात? अब देखो, इस भौतिक जगत को पढ़ने के लिए एक मेथड होता है, एक विधि होती है जिसको बोलते हैं वैज्ञानिक विधि। इसका इस्तेमाल हम करते हैं वैज्ञानिक विधि का। तो वैज्ञानिक विधि में हम क्या करते हैं? वैज्ञानिक विधि में हम करते हैं कि कोई भी प्रकृति का नियम या प्रकृति के अंदर होने वाली घटनाओं का अध्ययन तथा उस अध्ययन पर आधारित हम एक भविष्य कथन कर दें, वो हमारा वैज्ञानिक विधि होती है। अब भविष्य कथन क्या होता है? ये जैसे मान के चलो, देखो ऐसा मानते हैं, जैसे तुम्हारे पास एक, तुमने पानी फैलाया, ठीक है, पानी फैलाया, पानी बह गया। अब तुमने उसको लैब में ले जाके ये टेस्ट करना स्टार्ट किया कि पानी फैलाया वो एक साइड बह रहा है, इधर नहीं बह रहा, मान के चलो इधर बह रहा है, इधर नहीं बह रहा, क्यों नहीं बह रहा? इसको तुम लैब में लेके आए और तुमने बार बार पानी फैला के देखा, तो तुमने ये अध्ययन किया कि अगर एक साइड हम ऊंची और एक साइड नीची रखें और यहाँ से पानी फैलाएं तो पानी हमेशा ऊंचे से नीचे की ओर आएगा। अगर हम इस तरीके से करते हैं और पानी फैलाएं तो वो इधर आएगा। क्लियर? क्यों आएगा? क्योंकि हमें जानते हैं, पढ़ चुके हैं, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। आएगा नहीं आएगा? अब यदि हम ये देखें कि अगर कोई स्लोप है, इस तरीके से है, पानी फैला रहे हैं, वो मान के चलो इधर एंड पॉइंट पे 5 सेकंड में आता है, इसको और ऊंचा कर दें तो हम 2 सेकंड में आएगा, और कर दें तो 1 सेकंड में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब अगर हम एक एंगल दे रखा होता है, भाई एंगल है, एंगल को हमने जैसे जैसे बढ़ाया स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ गया तो पानी की जो वेलोसिटी है वो भी बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी के आधार पर हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं, कथन कर सकते हैं कि ये पानी कितने सेकंड में यहां तक आएगा। क्लियर? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमने लॉस ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, भाई गति के नियम हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए तो कर सकते हैं। और गति के नियम नहीं पढ़े होते तो हम नहीं कर पाते। क्लियर? जैसे मान के चलो तुमने एक इंजन बनाया, ठीक है, अब इंजन क्या आंख बंद करके ऐसे थोड़ी बना दें? तुम्हारे पास एक बायोडाटा, एक डाटा आएगा कि हमको इतने ट्रेन के डिब्बे खींचने और उन ट्रेन के डिब्बों में इतना वजन है, आपको एक इंजन बनाना है, तो हम क्या किस हिसाब से बनाएंगे? हम देखेंगे कि उसको इतने हॉर्स पावर का बनाना चाहिए ताकि वो इतने सारे जो डब्बे हैं उनको खींच पाए, और फिर इतनी स्पीड से चले ताकि वो 2 घंटे में इतने किलोमीटर चल जाए। क्लियर है बात? अब ऐसा नहीं, जैसे मान के चलो हमने एक हवाई जहाज बनाया और उस हवाई जहाज की जो कैपेसिटी है 20 आदमी ले जाने की है, उसमें अगर ज्यादा बैठ गए तो हवाई जहाज बैठ जाएगा, उड़ेगा ही। क्लियर है बात? तो हम ये देख कर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम पहले इन घटनाओं का अध्ययन कर चुके होते हैं, क्योंकि हमको पता है, हम ये प्रकृति के जो नियम है इनका अध्ययन कर चुके होते हैं हम लोग, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये ऐसा होगा। बात समझ में आई नहीं है? अब वही अगर एरोप्लेन हम 100 आदमी का बनाए, ठीक है, कि 100 पैसेंजर को वो लेके चला जाए, अब वजन ज्यादा हो जाएगा, एरोप्लेन चलेगा नहीं। एरोप्लेन नहीं चलेगा तो हमको पता है प्रकृति में उड़ने के लिए उसकी विंग्स को हमको बड़ा करना पड़ेगा, उसके इंजन को थ्रस्ट को अधिक करना पड़ेगा, तब जाके वो उड़ेगा। ठीक है? तो ये सभी घटनाएं हमारे इस भौतिक जगत में होती है और इन्हीं घटनाओं को हम अध्ययन करेंगे इसमें। अब हमने एक बताई थी आपको वैज्ञानिक विधि, तो वैज्ञानिक विधि के द्वारा अध्ययन करते हुए हमको एक वैज्ञानिक विधि के कदम या स्टेप्स याद रखने होते हैं। इन स्टेप्स पर हम ये चीज कर पाते हैं। तो अभी इसको नोट कर लो, ठीक है? नोट करने के बाद हम वैज्ञानिक विधि बताएंगे। ठीक है बेटा, ये तुम्हारी वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि क्या कहती है कि वैज्ञानिक विधि प्राकृतिक घटनाओं को यथासंभव जैसे कि जैसा ही विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किए जाने वाला सुव्यवस्थित प्रयास है, जिसमें इस प्रकार का अर्जित ज्ञान का उपयोग परिघटनाओं के भविष्य कथन
संशोधन एवं नियंत्रण के लिए किया जाता है। बात नहीं समझ में आई? ठीक है, अभी हम समझाते हैं। तो देखो, इसका जो प्रयोग है, जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो हम अध्ययन कर रहे हैं इन प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, तो इस घटनाओं का हम भविष्य कथन कर सकते हैं कि ऐसी घटना आगे इस तरीके से हो सकती है, हो जाएगी या उस दिन हो जाएगी। ठीक है, फिर इसका संशोधन कर सकते हैं हम और नियंत्रण कर सकते हैं कि अगर ऐसी घटना हो, जब ये घटना इस प्रकार होती है तो हम इसे नियंत्रण करने के लिए कुछ इस प्रकार अलग तरीके का हम कोई मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलो भूकंप है। अब भूकंप क्यों आता है, कैसे आता है, भूकंप किस तरीके का आता है? भाई सीधी सी बात है, ये भूकंप क्या है? एक प्राकृतिक घटना है और इसका हमने अध्ययन किया और अध्ययन करके ये पता चला कि ये जो भूकंप है ये वेव फॉर्म में आता है। ठीक है, और ये कब आता है? जब प्लेट हिलती हैं या प्लेट टेक्टोनिक की वजह से आता है या कहीं पृथ्वी पर एक जगह भार अधिक हो जाए तब आता है। तो हम इसको रोक तो नहीं पाएंगे, हम इसको रोक नहीं पाएंगे क्योंकि ये प्रकृति की घटना है और हमारे पास इतना जोर नहीं है कि हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं को रोक सकें। पर हम इससे नियंत्रित कर सकते हैं इसको, या फिर इस घटना से होने वाले नुकसान या को हम लोग सहने के लिए तैयार हो जाते हैं, या फिर ऐसा कुछ व्यवस्था बनाते हैं कि इस तरीके की घटनाओं से हम लोग बच जाए। अब भूकंप है, भूकंप की हमने स्टडी कर ली कि वो वेव फॉर्म में आता है, तो फिर हम घर उस तरीके का बनाते हैं ताकि वो आने वाली वेव्स को सह ले। क्लियर है बात? तो ये हमने घटना की स्टडी की और हमने एक घर बना लिया जिसमें भूकंप की वेव्स को वो घर क्या है, सह ले, जल्दी नहीं गिरेगा। क्लियर है बात? समझ में? इसी तरीके से आता। अब जैसे मान के चलो सूर्य है, सुबह होता है, ठीक है, सुबह होता है तो वो सूर्य ऐसा नहीं है कि किसी दिन थोड़ा लेट हो गए या जल्दी उग जाए, वो अपने फिक्स टाइम पे होता है नहीं होता? क्यों? क्या प्रकृति कभी बोलती नहीं कुछ? नहीं, ये एक घटना है, प्रकृति की घटना। और प्रकृति की घटना ऐसा नहीं है कि आज ही हुई है तो वो फिर कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हो सकती है, हो सकती क्या होगी। अब ये चीज कब होगी ये हमको उसका अध्ययन करके करना पड़ेगा। अब जैसे मान के चलो हमने देखा कि आज देखो क्या है, सूर्य बीच में है, पृथ्वी और बाकी ग्रह सब चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो आज देखो मान के चलो चंद्र ग्रहण आ गया, चंद्र ग्रहण हो गया, तो हम ये कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि आने वाला चंद्र ग्रहण कब होगा, कितने बजे होगा, कौन से दिन होगा और कितने मिनट के लिए होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने नियम पढ़ चुके हैं, हमने इस प्रकृति की इस घटना को अच्छे ढंग से समझा है। बात समझ में? अच्छे ढंग से समझा है, हमने उनके नियम पढ़े कि वो चक्कर करते हैं, उनकी गति के बारे में हमको पता है। तो फिर इसी प्रकार की जो यथासंभव स्थिति किस दिन बनेगी और किस समय बनेगी, हम ये मैथमेटिकल कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आज हमने देखा, कल हमने बोल दिया, हमने बता दिया कि इस दिन ये चंद्र ग्रहण आएगा, तो ये क्या हो गया, भविष्य कथन हो गया। यदि उसी दिन चंद्र ग्रहण आता है तो हमारा भविष्य कथन सही है, नहीं है तो गलत है। इसका मतलब हमने जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की थी वो गलत है, या हमने जो ऑब्जर्वेशन करके जो एनालिसिस इस पर किया था वो गलत है। वापस सही करेंगे। बात समझ में? तो ये वैज्ञानिक विधि होती है। अब वैज्ञानिक विधि को समझने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, अब उन स्टेप्स के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस वैज्ञानिक विधि को नोट कर लो। ये वैज्ञानिक विधि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, इसे नोट करो। ठीक है बेटा, ये हमारे हैं वैज्ञानिक विधि के कदम, स्टेप्स। स्टेप्स क्या कहते हैं कि सबसे पहला वैज्ञानिक विधि का स्टेप्स क्या है, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। अब सबसे पहले हम लोग प्रकृति की होने वाली घटना का ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखेंगे, उसके बाद भाई देखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नहीं तो क्या हुआ, कुछ नहीं। अब किसी चीज को समझने के लिए सबसे पहले उसे देखना पड़ता है। जैसे न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा, उसके बाद उसने उस पर विश्लेषण किया। भाई न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा तभी तो उसने ग्रेविटेशनल का नियम बताया था, गुरुत्वाकर्षण बताया था कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है जो हर किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है।
बताया था नहीं? अगर वो देखता ही नहीं तो कैसे बताता? तो सबसे पहला पॉइंट होता है अवलोकन। अब अवलोकन है, अब हम तुमको एक वैज्ञानिक बनाते हैं कि तुम एक वैज्ञानिक हो, ठीक है? तुम एक वैज्ञानिक हो और तुम अब देखो जो मैं कहता जाता हूं वो करो, ठीक है? इसी तरीके से हम पूरा ये भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे इस साल भी, नेक्स्ट ईयर 12th में भी, ठीक है? तो सबसे पहले तुमने अवलोकन किया, और अवलोकन मान के चलो तुमने उसी का कर लिया जो हमने अभी एग्जांपल बताया था कि आप घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकल के आपको एक नाला पड़ता है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहता है, ठीक है? तुमने अवलोकन कर लिया, अरे नाला है पूर्व से पश्चिम की ओर बह रहा है, ठीक है? फिर आप स्कूल से वापस आए, तब भी वो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रहा था। अब सोचा कि चलो आज पूर्व से पश्चिम की ओर बह रहा है, हो सकता है कल पश्चिम से पूर्व की ओर बहे या बहे ही, ठीक है? तो कल भी देखा पूर्व से पश्चिम की ओर, डेली देख रहे हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। अब तुम्हारे दिमाग में आइडिया आया कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर ही बह रहा है। तो ये तो तुम्हारा अवलोकन हो गया खत्म। तुमने अवलोकन किया कि कोई नाला है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रहा है, ठीक है? उसके बाद आता है नियंत्रित प्रयोग। अवलोकन तुम्हारा खत्म हो गया, तुमने वो जो घटना प्रकृति की थी तुमने देख ली। अब तुमने किया नियंत्रित प्रयोग। नियंत्रित प्रयोग में उस नाले को उठा के अपनी लैब में ले आए। दैट मीन्स नाले को तो उठा के लैब में नहीं ला सकते, तो तुमने उस नाले की भांति कुछ जुगाड़ बना ली, एक पाइप बना ली नाले की भांति, और जैसा वो है वैसा ही तुमने अपनी प्रयोगशाला में किया और पानी उसमें छोड़ा, तो वो पानी पूर्व से पश्चिम की ओर बह रहा था। अब तुमने बार बार ऐसे करके देखा, ठीक है? समझ बात है? तुमने बार बार ऐसे करके देखा कि ये पानी इधर से इधर क्यों बह रहा है, तो तुमको अचानक से आइडिया आया कि ये पूर्व से तो उठा हुआ है और पश्चिम से नीचे, शायद इसीलिए बह रहा है। भाई तुमने पानी दिया, पूर्व से पश्चिम की ओर बह रहा। अब तुमने क्या किया, पूर्व को नीचे रखा, पश्चिम को ऊपर रखा, पानी छोड़ा तो अब वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लग गया। क्लियर है बात? भाई पश्चिम से कहां बहने लग गया, पूर्व की ओर। तो तुमको पता चल गया ये पानी है हमेशा ऊंचे सिरे से नीचे सिरे की ओर बहता है, ठीक है? अगर तुम मान लो तुमको पहले से ज्ञात है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो तुम बता सकते हो कि ये गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगर तुमको पता ही नहीं होता कि ये गुरुत्वाकर्षण भी है कोई चीज, मान के चलो तुम न्यूटन से पहले के साइंटिस्ट हो, तो तुम क्या कहते कि पानी जो है वह पूर्व से ऊंचे सिरे से नीचे सिरे की ओर बहता है। अब इस आधार पर तुम ढेर सारे प्रयोग कर सकते थे। तुमको कहीं पानी ले जाना है तो जहां ले जाना है उसे नीचा रखते, जहां नहीं ले जाना है वो जहां से लेके आना है उसे ऊंचा रखते। क्लियर है बात? तो देखो तुमने अवलोकन किया और तुमने इस प्रकृति की घटना को अपने यूज में ले लिया, ठीक है? अब तुमने चलो ये नियंत्रित कर दिया और तुमने बता दिया कि जो पानी है वह ऊंचे सिरे से नीचे सिरे की ओर बहता है। तो तुम्हारा अवलोकन तो पहले खत्म हो गया, नियंत्रित प्रयोग भी खत्म हो गया, एंड हो गया। तुमने प्रयोग करके देख लिया और प्रयोग में जो तुमने देखा वो सही, ठीक है? फिर बारी आती है विश्लेषण की, एनालिसिस। अब उस पर एनालिसिस करना होगा, एनालिसिस करना होगा। अब एनालिसिस दो प्रकार का होता है, एक तो होता है गुणात्मक और एक संख्यात्मक। गुणात्मक और संख्यात्मक क्या होता है? गुणात्मक तो तुमने देखा, भाई एनालिसिस किया, गुणात्मक तुमने देखा कि पानी डाल रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, ये गुणात्मक हो गया। ऊपर से पानी छोड़ेंगे नीचे की ओर जाएगा, इसे ऊपर करेंगे तो ये इधर जाएगा, इसे ऊपर करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो ये चीज होगी गुणात्मक, ठीक है? तो संख्यात्मक क्या है? संख्यात्मक ये है कि तुमने देखा कि अगर हम कम ऊंचा कर रहे हैं तो पानी की स्पीड कम है और वह देर से पहुंच रहा है, ज्यादा कर रहे हैं तो पानी की स्पीड ज्यादा है, वो जल्दी पहुंच रहा है। इसका मतलब हम जब इस स्लोप का एंगल थीटा बढ़ा देते हैं तो ये पानी की स्पीड क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो इस बेस को हम कहेंगे कि कितना पानी बहेगा कितनी देर में, ये सब होते हैं संख्यात्मक। तो तुमने दोनों विश्लेषण कर लिए कि सबसे पहला विश्लेषण था कि वह ऊंचे सिरे से नीचे सिरे की ओर बहता है, दूसरा विश्लेषण यह था कि हम उसको जितना ज्यादा ऊपर उठाएंगे उतना ज्यादा पानी नीचे आएगा, उतनी जोर से पानी नीचे आएगा, ठीक है? तो ये तुम्हारा विश्लेषण खत्म हो गया। फिर आता है गणितीय नमूना। गणितीय नमूना क्या होता है? गणितीय नमूना तुमने इस पर एक फॉर्मूला बना के फिट कर दिया
कि यदि पानी इतना ऊंचा होगा तो पानी की चाल इतनी होगी और वो इस वेग से बहेगा। यदि इतना होगा, तुमने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना के सेटअप कर दिया। जब मैथमेटिकल फॉर्मूला सेटअप हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं गणितीय नमूना। क्लियर बात? क्या बोलते हैं? गणितीय नमूना। तुमने एक फॉर्मूला बना दिया। अब फॉर्मूला बनाने के बाद तुमने भविष्य, अब फॉर्मूले को क्या करना है, उसका प्रयोग करना है। तुमने भविष्य कथन किया। भविष्य कथन क्या किया कि अगर हमको पानी इतनी स्पीड से चाहिए, मान के चलो तुम्हारे पास कोई व्यक्ति आया कि अब मुझे पानी ले जाना है और मुझे वहां से वहां पानी लेना है, लेकिन पानी स्पीड में आएगा तभी मेरा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो उसने मतलब आपने भविष्य कथन कर दिया कि बेटा जा रहे हो तो पानी ले जाओ, लेकिन अपने मैथमेटिकल नमूने के कारण तुमने बता दिया कि एक सिरे को इतना ऊंचा रखना है और एक सिरे को इतना नीचे रखना है, तब जाके इतनी स्पीड बनेगी जिससे तुम अपना काम कर लोगे। तो तुमने क्या कर दिया? भविष्य कथन कर दिया। अब वो गया, उसने जैसा तुमने बोला था उसने वैसा ही किया। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया भविष्य कथन। अब जब उसने जैसा तुमने बोला था वैसा कर लिया, अब क्या वो वैसा ही होगा जैसा आपने कहा था? तो दोनों कारण हो सकते, दोनों बात हो सकती है, या तो वो वही होगा जो आपने कहा था या वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आती है सत्यापन पर, इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन या तो उसका सत्यापन होगा या असत्यापन होगा। अब तुमने जैसा उस व्यक्ति से बोला था, उसने उसी तरीके से एक पाइप को सेटअप किया, पानी डाला, तो उसने देखा कि पानी उसी वेग से आ रहा है जिस वेग से उसको जरूरत थी। मतलब जितना हमने उसको बताया था, जितना आपने उसको बताया था, उतने वेग से आ रहा है, तो इसका सत्यापन हो गया, ये सही है। जो हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया था वो भी सही है। क्लियर है? जो हमने नियंत्रित ये संख्यात्मक बताया था वो भी सही है। ठीक है, तो भविष्य कथन हमारा सही हो गया, तो इसका मतलब भविष्य कथन का सत्यापन हो गया। तो हमारा ये फॉर्मूला जितने भी हमने इसके लिए थ्योरी बताई थी वो बिल्कुल भी क्या है? सही है, करेक्ट। यदि ऐसा नहीं होता तो असत्यापन हो जाता। असत्यापन हो जाता दैट मींस तुमने जो फॉर्मूला तुमने क्रिएट किया था वो फॉर्मूला ही गलत है। तो फिर क्या करते? वापस से अवलोकन करते, फिर नियंत्रित प्रयोग करते, फिर विश्लेषण करते, और इसी स्टेप से हम एक फॉर्मूला बना के तैयार करते। तो इसी चीज को हम बोलते हैं वैज्ञानिक मेथड, एक साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक मेथड स्टेप्स। क्लियर है बात? समझ में आई? अब हमारे इस भौतिक विज्ञान में एक खास बात है, और वो खास बात ये है कि हम इसकी जो थ्योरी है, जो भी अब तक वैज्ञानिकों ने जो भी थ्योरी दी है इस भौतिक के बारे में, वो फाइनल नहीं है, मतलब अंतिम थ्योरी नहीं है, या कहें कि जो थ्योरी है वो 100% सत्य है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जो न्यूटन ने बोला है वो सही है, तब तक सही है जब तक हम उससे बेस्ट एक आर्गुमेंट पेश नहीं करते, लेकिन वो 100% सही है ये बिल्कुल भी भौतिक विज्ञान मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि भौतिक विज्ञान हर उसका वेलकम करती है जो एक नई थ्योरी लेके आता है, जो अपोजिशन क्रिएट करता है। भाई न्यूटन ने बहुत सारे नियम बनाए थे, बहुत सारे गलत भी हो, तो क्या वो गलत थे? नहीं। क्या हम गलत हैं? नहीं, दोनों ही सही है, दोनों ही थ्योरी सही है। जैसे मान के चलो, एक बार सबसे पहले बहुत समय पहले, अभी हम क्या करते हैं कि सूर्य केंद्र में, पूरे ब्रह्मांड में सूर्य केंद्र में, बाकी सभी ग्रह इसकी परिक्रमा लगाते हैं, अभी ये जानते हैं। और बहुत साल पहले शुरुआत में एक दशक था, ऐसा चला था कि उस समय पृथ्वी केंद्रीय धारणा थी कि पृथ्वी केंद्र में है और बाकी ग्रह सूर्य सब इसके चक्कर लगाते हैं। और वो एक दो दिन नहीं चला था, सैकड़ों साल चला था। अब सैकड़ों साल चला था तो कोपरनिकस ने इसको बदल दिया कि सूर्य केंद्रीय परिभाषा थी, इससे पहले भी थी। अब पता चलता है कि जिसने ये बोला था, भाई सबसे पहले तो हमने ये सुना था, ये हम पढ़ते आ रहे थे सैकड़ों साल से कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी सब इसके चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि उसने इसी विधि से सब कुछ सत्य कर दिया था। क्लियर है? साइंटिफिक मेथड से हमने मान लिया, तो अब यही अवधारणा बनी रही कि पृथ्वी केंद्र में है, बाकी सभी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं, और ये सैकड़ों साल तक चलता रहा। अब सैकड़ों साल बाद कोई वैज्ञानिक आता है और वो बोलता है गलत, आप गलत पढ़ रहे हो, असलियत सही तो ये है कि सूर्य इसके केंद्र में है।
अब इसका बैड इफेक्ट ये देखो, उस बेचारे साइंटिस्ट को फांसी हो गई, उसको फांसी की सजा सुना दी। क्यों सजा सुना दी? इसलिए सुना दी कि भाई जो तुम कह रहे हो गलत है, तुम नियम को बदल रहे हो, जबकि नियम कहता है कि पृथ्वी केंद्र में, तुम नियम को बदल रहे हो। और उसको फांसी हो गई, क्योंकि जो चीज है, जो हम मानते हैं, वो हमारी रग रग में भरी हुई है, और तुम आके उसको गलत बैठा रहे हो। भाई मान के अब अभी जैसे अवधारणा ये है कि सूर्य केंद्र में है, ठीक है, और तुमसे आगे बोले नहीं मंगल केंद्र में है, तो तुम मान लोगे? नहीं मानोगे, बहुत सारे उस पर आर्गुमेंट करोगे। तो सेम चीज उनके साथ हुई थी, उनको ये था कि पृथ्वी केंद्र में है, और साइंटिस्ट ने आगे बताया कि सूर्य केंद्र में है, तो वो मानने को तैयार नहीं थे। फिर ऐसी ढेर सारी इसके बैड इफेक्ट्स के कारण एक नियम बनाया गया, और इस नियम को एक ऐसा नियम बना दिया कि कोई भी नियम इस भौतिक विज्ञान के लिए 100% सत्य नहीं है। कोई भी आए आर्गुमेंट लेके या फिर कोई नई थॉट लेके, कोई नई थ्योरी लेके, तो उसका हमेशा वेलकम। यदि वो इन सब चीजों के आधार पर इसको वेरीफाई कर देता है तो वो सही है। क्लियर? जैसे सूर्य से प्रकाश आता है, कैसे आता है? किरण फॉर्म में, रे के फॉर्म में, ठीक है। बहुत सालों तक ये चलता रहा, फिर आया नई थ्योरी आ गई कि सूर्य का प्रकाश वेव्स के फॉर्म में आता है, जैसे वाटर वेव्स आती हैं। वाह, ये क्या हो गया भाई? हमने तो सूर्य का प्रकाश एक रेखा में चलता हुआ देखा था। हम सूर्य के प्रकाश को कैसे तीर से डिनोट करते हैं, क्योंकि सूर्य एक सीधी रेखा में चलता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में भी आपने खूब पढ़ा है, ठीक है। तो किसी ने बोला कि सूर्य का प्रकाश वेव फॉर्म में चलता है, वाटर वेव्स जैसे होती है, पानी में जो तरंगें उत्पन्न होती है ना, इन तरंगों पे चलता है। तो ये भी सही है, वो भी सही है। वो होता क्या है एक्चुअली, मैं आपको एक कहानी बताता हूं। ये वो अंधों वाली कहानी है कि कुछ समूह था अंधों का, और उन अंधों से बोला गया, जैसे मान के चलो कुछ समूह था अंधों का, और वो मेरे पास आए और बोले कि हमको हाथी देखना है। बोले हाथी? भाई वो तो अंधे थे, मुझसे आके बोले हमको हाथी देखना है। तो मैं बोला ठीक है देख लो भाई हाथी। बोले हाथ लगा के देखेंगे। ठीक है भैया, कैसे भी देखो, हाथी देखना है तो देख लो, मान के चलो मेरे पास हाथी है। वो आए और हाथी देखना है, तो मैंने हाथी खड़ा कर दिया, बोले देख लो। तो एक अंधा आया और उस अंधे ने हाथी का पैर पकड़ लिया, अब मैंने उससे बोला ठीक है, ऐसे ही एक हाथी आया, उसने पैर पकड़ लिया। एक हाथी आया, उसने उसके देह पर हाथ फेरा। एक हाथी आया, उसने एक अंधा आया, उसने कान पकड़ लिए। एक अंधा आया, उसने सूंड पकड़ ली, और सभी मेरे पास आ गए। मैंने उनसे पूछा भाई देख लिए, हाथी देख लिया? बोले हाँ देख लिया था। कैसा था? बोले साहब पेड़ जैसा लंबा था, पेड़ जैसा मोटा था, जैसे पेड़ की पीड़ होती है, और ऐसा था। अब देखो भाई, दूसरा बोला अरे पागल है क्या, हाथी तो पहाड़ जैसा था, मैंने उस पर हाथ फिराया था, वो तो पहाड़ जैसा था। तीसरा अरे पागल हो, हाथी तो सूप जैसा था। चौथा बोला अरे सांप जैसा था हाथी। तो देखो, हाथी के अलग अलग अंग पकड़े तो उन्होंने अलग अलग अवधारणा बना ली कि हाथी कैसा है। वास्तविक में हाथी कैसा है, जो देख सकता है वो पता है, जो देख सकता है वो जानता है कि हाथी कैसा है। जो नहीं देख सकता वो अलग अलग अवधारणा से। क्या वो गलत है? नहीं गलत है, वो सभी गलत नहीं है, बस हमने उन पहलुओं को अलग अलग दिशा से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। अब मैं अपना हाथ दूं, मेरे हाथ को देखो भाई, मैंने ऐसे हाथ रख दिया, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू इस साइड से आएगा, बोले सर का हाथ ऐसे सफेद है, इधर से अरे सर का हाथ तो अलग टाइप का है। तो है तो मेरा हाथ ही ना, किसी ने इस ओर से हाथ को देखा, किसी ने इस ओर से देखा, तो देखने वाले तो गलत नहीं हुए। तो जिसने जैसा देखा थ्योरी दे दी और उसी प्रकार से उसको सिद्ध कर दिया। तो सेम हमारे इस भौतिक जगत में भी होता है कि ढेर सारे नियम आते हैं, कुछ नियम गलत भी होते हैं, कुछ सही भी होते हैं, और हम उनको पढ़ते थे, ठीक है। और फिर ये जितने भी नियम आए, तो एक फिजिक्स में ये 100% सत्य नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नियम है। इसलिए नियम है क्योंकि प्रकृति को हम पहचान नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति बहुत बड़ी है और उसमें होने वाली घटनाओं के बारे में
हम सिर्फ एक अंदाजा लगा के रखते हैं, हमारी खोपड़ी प्रकृति के मुकाबले बिल्कुल सूक्ष्म है, 0%। हमारा जो दिमाग है जिसमें हम ये घटनाओं के बारे में सोचते हैं, वो तो प्रकृति के मुकाबले कुछ भी नहीं है। इसलिए हम पूरी प्रकृति को सभी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख पाते। इसलिए लोग आते हैं, अलग अलग व्यू से देखते हैं, अलग अलग चीजें बताते हैं, अलग अलग अवधारणा देते हैं। हमको बात माननी पड़ती है क्योंकि वो इस साइंटिफिक मेथड से उसको प्रूफ कर देते हैं। क्लियर है बात, समझ में आई? तो बेटा ये तुम्हारे भौतिक जगत फर्स्ट चैप्टर में सब यही चीज है, सिर्फ भौतिक जगत के बारे में। तो ये चैप्टर तुम्हारा यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, ज्यादातर इस चैप्टर से पूछे जाने वाली चीज होती है साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक मेथड स्टेप्स, या फिर भौतिक विज्ञान की परिभाषा। ये 3-4 चीजें होती है, बाकी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम कल आपको कराएंगे भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट। ये तुम्हारा ये इतना ही है, बहुत है इतना। इसको एक बार अपनी को बुक से और पढ़ लेना ढंग से। नहीं समझ में आए, कुछ डाउट हो तो मुझे जरूर बताना, व्हाट्सएप करना या इसके कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा। ठीक है बेटा। और एक चीज बात, इसके बाद हम नई न्यू वीडियो बनाएंगे जो भौतिक विज्ञान के दूसरे चैप्टर पर होगी। तो आपको एक काम करना है कि जो वीडियो आप देख रहे हो उन वीडियो को मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, तो आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और उसको लाइक भी कर दो। और जो भी दिक्कत है या फिर आप जैसा इन वीडियो में चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। उससे ये हुआ कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप बिना किसी की मदद से तुरंत देख लोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके पास वीडियो बहुत टाइम में पहुंचेगा, हो सकता है पहुंचे या ना पहुंचे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।